अतातुल्ला तरार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने पीटीआई के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पहले ये कहा है कि पीटीआई ने पाकिस्तान के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जैसे कि आईएमएफ को खत लिखा था इमरान खान ने और कहा था कि आईएमएफ पाकिस्तान को लोन जारी ना करे। इसके अलावा अतातुल्ला तरार ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से ईयू को के ऊपर ये दवा बनाने की कोशिश हो रही है कि ईयू जीएसपी प्लस का जो उसने पाकिस्तान को दर्जा दे रखा है उसको वापस ले ले। एक यूरोपियन यूनियन ने 2014 में शुरू किया था जिसके तहत जो यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करेगा सामानों को उसमें वो बिना किसी ड्यूटी के इंपोर्ट करेगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है। यानी कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स आते हैं यूरोपियन यूनियन में वो उसमें ड्यूटी नहीं लगती है। तो ये जो जीएसपी प्लस है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जारी कर रखा था जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और तमाम डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलता है। लेकिन इस जीएसपी प्लस में एक कंडीशन ये थी कि ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट होना चाहिए, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट होना चाहिए और अगर देश इन चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस का जो दर्जा है उसको वापस भी ले सकता है। तो जहाँ तक बात है अतातुल्ला तरार ने ये कहा है कि जो पीटीआई है वो यूरोपियन यूनियन से कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन आपको, क्योंकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो फ्रॉड इलेक्शन हुए थे और इसके अलावा पाकिस्तान में इस समय इमरान खान को बिना किसी वजह से जेल में डाला हुआ है। तो ऐसे मौके में जो पीटीआई है वो चाहती है कि यूरोपियन यूनियन जीएसपी प्लस का जो उसने पाकिस्तान को दर्जा दे रखा है वो वापस ले ले। पीटीआई की तरफ से कहा गया कि जो अतातुल्ला तरार ने जो आज बातें की है वो सब झूठी है, हमने यूरोपियन यूनियन के पास हम गए भी नहीं है। और जब जहाँ तक बात है यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उनको अभी तक पीटीआई की तरफ से ना तो कोई लेटर मिला ना ही कोई पीटीआई की तरफ से कोई नेता उनके साथ बातचीत करना है जिसमें उन्होंने जीएसपी प्लस के बारे में बात की है। एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी IRSRA सिस्टम जिसको कहते हैं। तो इसमें जो एक अमेंडमेंट हुआ था कुछ दिन पहले और वो अमेंडमेंट के तहत जो अब इसका चेयरमैन होगा वो सेंटर गवर्नमेंट से आएगा। इससे पहले जो इसका चेयरमैन था वो रोटेटिंग सिस्टम के हिसाब से आता था, यानी कि जो 4 राज्य है पाकिस्तान में और एक फेडरल यूनिट है तो सबका रोटेटिंग के हिसाब से एक एक साल के लिए उनका नंबर आता था। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद, ऑर्डिनेंस आने के बाद अब ये केवल सेंटर गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है और उसी का जो चेयरमैन है वो बनेगा हर साल। तो इसको फेडरलिज्म के ऊपर एक प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। और ऐसे मौके में जब पीपीपी इस मूव का खिलाफ इस समय बयान दे रही है तो एक सवाल उठ रहा है कि आने वाले समय में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो जहाँ तक बात है ISRA ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी एक ये ऐसा अथॉरिटी है जो कि बहुत पावरफुल है और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि इंडस रिवर का जो बेसिन है वहाँ पर मैनेजमेंट करना और जो फीस लगाना, कितने फीस राज्यों को देनी पड़ेगी। तो यानी इसकी जो अथॉरिटी है वो काफ़ी पावरफुल है। और ऐसे मौके में जब चेयरमैन जो एक बहुत पावरफुल मेंबर होता है उसको इस ध्यान में रखा गया था कि जो प्रोविंशियल है उनकी फेडरलिज्म की भावना को देखते हुए इसको रोटेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको कराया गया था चेयरमैन पोस्ट को। लेकिन जो पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसने राष्ट्रपति को एक ऑर्डिनेंस भेजा था जिसमें ऑर्डिनेंस में इस सिस्टम को बदलने की बात की गई थी और जो चेयरमैन की बात थी कि चेयरमैन केवल फेडरल गवर्नमेंट से आएगा। तो उसके बाद राष्ट्रपति जो उस समय आरिफ अलवी थे उन्होंने इसको वापस कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक मिस्ट्री है। तो ये आज के दिन खबर ये आई है कि जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है सेंटर में उसने इस जो चेयरमैन अगला चेयरमैन है उसमें उन्होंने कहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से आएगा। और जो कि लगता है कि जो ऑर्डिनेंस था जो आरिफ अलवी ने लौटाया था उसको फिर से उस समय की गवर्नमेंट ने वापस प्रेसिडेंट को दिया विचार करने के लिए और प्रेसिडेंट ने उसमें हस्तक्षेप कर दिए थे। हो सकता है ऐसा, हालांकि इसमें क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो इस समय जो चीज़ें हो रही है इस समय, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस जो उन्होंने अपना डिसीजन लिया है वो किसी आधार में तो लिया होगा। तो उन्होंने ऑर्डिनेंस के आधार में लिया है। तो ऑर्डिनेंस को अभी पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डिनेंस की जो अवधि होती है 6 महीने की होती है। तो इसको 6 महीने से पहले पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा तब ये रूल बनेगा, लॉ बनेगा। जो पीपीपी है उसने इस मूव का बहुत विरोध किया है और पीपीपी के लीडर बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने काम किया है वो गलत काम है और इससे फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचती है। और पीपीपी इस समय कोलिशन पार्टनर है, वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रखा उसने। तो ऐसे मौके में पीपीपी की आलोचना एक महत्वपूर्ण होती है यहाँ पर।
अभी जो रिजर्व सीट का मामला चला है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिजर्व सीटें उसे नहीं मिल पाई। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 वर्डिक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीट थी पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट की, उनको दूसरी पार्टियों में बांट दिया। तो इस फैसले के खिलाफ जो पीटीआई है वो पेशावर हाईकोर्ट में गई थी, और पेशावर हाईकोर्ट ने जो ओथ लेने वाले थे रिजर्व मेंबर, उनकी ओथ में उन्होंने स्टे ऑर्डर लगा दिया था। तो ये मामला 13 मार्च को पेशावर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए गया, जिसमें पेशावर हाईकोर्ट ने कुछ सवाल पूछे और सवाल उसने दोनों पक्षों से पूछे। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पीटीआई के मेंबर शामिल है, और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे भी सवाल पूछे गए। तो जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल ये पूछा गया कि जो पीटीआई के मेंबर जब एसआईसी में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तो उस क्या एसआईसी एक आप उसको पॉलिटिकल पार्टी आप मानते हो? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसमें जो इलेक्शन लड़ती है, और इलेक्शन लड़ के जिसके एक भी मेंबर चुन के आता है, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। क्योंकि एसआईसी ने जितने उसके कैंडिडेट थे इलेक्शन में खड़े हो रखे, वो सब इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। तो इस हिसाब से एसआईसी इस समय पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और ना ही उसको रिजर्व सीटें मिल सकती है। जहाँ तक बात है पीटीआई का, पीटीआई के वकील ने यह कहा है कि जो एसआईसी है उसमें जब पीटीआई के मेंबर शामिल हुए थे, तो उन्होंने शामिल होने के बाद उन्होंने जो रूल है उसको फॉलो किया था, और पीटीआई एसआईसी में शामिल हो गई थी, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है एसआईसी। और एसआईसी इसलिए पॉलिटिकल पार्टी है क्योंकि उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है। तो इस हिसाब से जो एसआईसी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये अलग मुद्दा है कि उसने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसका कोई रिक्वायरमेंट होनी भी नहीं चाहिए, और ये एसआईसी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसको रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर एसआईसी एक पॉलिटिकल पार्टी है भी, तो एसआईसी ने इलेक्शन से पहले उसने अपनी रिजर्व सीटों को नहीं सौंपा था इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये भी इसके ऊपर सवाल है कि क्या अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन से पहले अपने मेंबरों का नाम, वो रिजर्व मेंबरों का नाम अगर वो इलेक्शन कमीशन में नहीं सौंपती है, तो क्या उसको रिजर्व सीटें नहीं मिलेगी? तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ बिल्कुल, एक पार्टी को अपने जो रिजर्व कैंडिडेट है उनका नाम इलेक्शन कमीशन को सौंपना पड़ता है, क्योंकि जो वोटर होता है वो इसी आधार में वोट करता है। जबकि जो दूसरा पक्ष है पीटीआई, उसने कहा है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। और एसआईसी में जब कंडीशन को फॉलो करते हुए जब पीटीआई के मेंबर ज्वाइन कर लिए थे, तो पीटीआई की मेंबर आने के बाद एसआईसी की जो पार्लियामेंट में सीटें थी वो 90 तक पहुंच गई थी। और उसी को ध्यान के रखते हुए जो रिजर्व सीटें जो पीटीआई ने अपनी जारी की थी इलेक्शन होने से पहले, उसी सीटों उसी रिजर्व कैंडिडेटों को एसआईसी की तरफ से सीटें मिलनी चाहिए। तो फिलहाल जो पेशावर हाईकोर्ट है उसने कल के लिए इसको एडजॉर्न कर दिया है, इस सुनवाई को, और कल इसमें आगे आने वाली सुनवाई होगी।